सास बहू पतंग उड़ाने वाली। श्रीनगर गांव में सविता देवी अपने बेटे युविक और बहू तपस्या के साथ रहती थी। कुछ ही दिन पहले उसके बेटे की शादी हुई थी। सविता अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार करती थी। ऐसे ही एक दिन तपस्या सफाई करते हुए स्टोर रूम में जब सामान रख रही थी तो उसे पतंग और चरखी मिलती है, जिसे देखकर वो कहती है, अरे वाह, यहाँ तो पतंग और चरखारी रखी हुई है। कितने समय बाद मैं यही सब देख रही हूँ। आज तो मैं इसे उड़ाकर ही रहूंगी। चलो छत पर चलती हूँ, वैसे भी धूप नहीं हो रही है। ये कहते ही तपस्या पतंग और चरखी को लेकर छत पर आ जाती है और अपनी साड़ी के पल्लू को कमर में दबाकर कहती है, अच्छा जी, मुझसे पहले ही लोग नीले आसमान में पतंग उड़ा रहे हैं, तो चलो आज मैं इनको अपना पतंगबाजी का करिश्मा दिखा देती हूँ। ये काई पोछे। तपस्या अपनी पतंग को उड़ाने के लिए कन्ने भी बांध लेती है और कहती है, अभी नहीं बताती हूँ तपस्या की पतंग कैसे उड़ती है हवा में, और जब उड़ती है तो नीले आसमान में सिर्फ उसी की पतंग दौड़ रही होती है। आज तो सबकी पतंग काटूंगी। ये कहते ही वो कुछ ही देर में तपस्या 2-3 लोगों की पतंग काट देती है और कहती है, बड़ा आए थे तपस्या की पतंग काटने वाले। काट दिया ना मैंने ही इनकी पतंग को। ये आओ आओ, ये नीली वाली पतंग बड़ा मेरे पास आ रही है, अभी बताती हूँ इसे। और ये काट दी इसकी पतंग भी, ये गई, हुर्रे। वहीं सविता अपनी बहू को पूरे घर में ढूंढ लेती है मगर वो कहीं नहीं मिलती। तभी आवाज लगाते हुए वो छत पर आ जाती है और कहती है, तपस्या, तपस्या बहू, अरे तू यहाँ है और मैं कब से तुझे पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। और ये क्या तू पतंग उड़ा रही है? तू स्टोर रूम में गई थी? हाँ हाँ माँ जी, मैं स्टोर रूम में गई थी ना, तो मुझे वहीं ये पतंगे मिली, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं पतंग उड़ाने आ गई। अच्छा, अरे अरे वो देखना, लाल पतंग कब से हमारी काटने में लगा हुआ है। जरा काट इसकी पतंग भी। हाँ माँ जी, अभी काट रही हूँ, पर हमेशा ये पतंग बच जाती है। अब तो इसको मैं नहीं छोड़ूंगी। अरे अरे तेरी पतंग नीचे आ रही है। अरे 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 माँ जी, ये तो हो ही नहीं रही और नीचे आ गई। अब तो लाल पतंग वाला मेरी पतंग काट देगा। तुझसे कुछ नहीं होगा, अब मुझे ही कुछ करना होगा। ला दे मांझा और इस चरखी को पकड़कर ढील दे। अपनी साड़ी संभालते हुए सविता बहू को चरखी थमा देती है और डूबती हुई पतंग को उड़ाने लगती है और एक ही बार में वो उस लाल पतंग को काट देती है, जिसके बाद चिल्लाकर कहती है, ये काट दिया मैंने पतंग को, काट दिया बहू। देखा तूने, काय पछे। अरे माँ जी, मुझे पता नहीं था कि आप इतनी टैलेंटेड भी हो। आपको तो पतंग उड़ाना आता भी है और वो भी बहुत अच्छे से। अरे वो तो बस ऐसे ही बहू, जोश जोश में मैंने पतंग काट दी। नहीं माँ जी, मुझे लगता है कि आपने जोश में पतंग उड़ाई हो। बिल्कुल आपने इस तरीके से उड़ाया जैसे कि मानो कितने साल से आपको एक्सपीरियंस हो पतंग उड़ाने का। जरूर आप अपने समय में कोई पक्की पतंगबाजी खिलाड़ी रही होंगी। अरे बहू, दोबारा से ये पतंग चरखारी नहीं निकालना चाहिए तुझे। रख दे इन्हें वहाँ जहाँ से तू उठाकर लाई है। सॉरी माँ जी, मैंने कुछ गलत कहा क्या? तो मैं रख दूंगी वापस ये पतंग। ठीक है, नीचे आ जा, चाय बना दे, सिर दर्द हो रहा है। ये कहते ही सविता चली जाती है और तपस्या स्टोर रूम में वापस पतंग रखकर कहती है, शादी से लेकर आज तक माँ जी मुझसे बिल्कुल खुश मिजाज रही हैं, लेकिन आज पतंग की बात छेड़ते ही उनका मन उदास हो गया। लेकिन जब पतंग डूब रही थी तो बड़े जोश में उन्होंने पतंग भी उड़ाई थी। जरूर माँ जी का पतंग से कोई कनेक्शन है और इसका मैं पता लगा कर ही रहूंगी। ये कहते ही तपस्या सविता के लिए चाय बनाकर ले जाती है, जहाँ वो उसकी बातें सुन लेती है। गुस्से में मैंने अपनी बहू को कितना डांट दिया, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन पतंग की बात पर अब मुझे गुस्सा आ जाता है। जो चीज मैं छोड़ चुकी हूँ उसको कभी नहीं करूंगी। ओह, तो माँ जी इसीलिए परेशान है। माँ जी, मैं आपके लिए चाय लाई हूँ। आजा बहू, मुझे माफ कर दे। ऊपर तुझे पता नहीं क्या क्या कह दिया। कोई बात नहीं माँ जी, मैं समझ सकती हूँ। आपको शायद पतंगबाजी करने का बहुत शौक था और किसी कारणवश आपने पतंगबाजी को छोड़ दिया, इसीलिए मुझे डांट दिया आज आपने। पर माँ जी, आपने क्यों छोड़ दिया पतंग उड़ाना? उसमें तो कोई बुराई नहीं है। बेटा, बुराई तो नहीं है, लेकिन शादी के बाद जब मैं अकेले पतंग उड़ाया करती थी तो तेरे ससुर जी ने उस वक्त मुझे बहुत डांटा कि ये सब लड़कियों के काम नहीं है और शादी के बाद ये सब छोड़ना पड़ता है। उसी के बाद मैंने पतंग को स्टोर रूम में रख दिया
और कभी नहीं निकाला, लेकिन आज तूने स्टोर रूम से निकाला। जब पतंग उड़ाती थी तो वो देखकर सच में मुझे जोश आ गया। तो सही कह रही थी, मैं तो अपने समय में पतंगबाजी की खिलाड़ी थी। माँ जी, ये सब आपको पापा जी ने कहा था, लेकिन अब जमाना बदल चुका है। आप कब तक अपनी मनपसंद चीजों को मन में दबा कर रखेंगी? चलिए पतंग उड़ाने चलिए मेरे साथ। बर बहू। ये कहते हुए तपस्या अपनी सास को छत पर ले जाती है। माँ जी, आप खुलकर पतंग उड़ाइए, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। सही कहा बहू तूने। तभी सास बहू को देखकर सामने वाला पड़ोसी शेखर कहता है, ओहो, तो सास बहू पतंग उड़ाने आई है। अरे रहने दीजिए, इस उम्र में आकर आप अपनी एनर्जी वेस्ट क्यों करना चाहती हैं? अरे पतंग उड़ाना आपके बस की बात नहीं है। ओह आंटी के बच्चे, तू जानता नहीं है, मेरी माँ जी पतंग उड़ाने में एक्सपर्ट है। अच्छा, तो दो दो पेच हो जाए। इस तरह दोनों सास बहू कन्ने बांधकर चश्मा लगाकर पतंग उड़ाती हैं और एक एक करके सबकी पतंग को काट देती हैं। बेटा, सबकी पतंग के बाद अब तेरा नंबर है। इन हाथों में अभी भी जान है, देख। अरे बहू, ढील दे जल्दी। जी माँ जी। इस तरह सास बहू की जोड़ी शेखर की पतंग को काट देती है और चिढ़ाते हुए कहती है, अच्छा लग रहा है आप मेरी माँ जी से हार कर? बेटा, अभी तुम इस गेम में कच्चे हो, जाओ थोड़ा पक्का रहो। एक बाजी जीतने पर इतना मत उछलिए आप सास बहू। हाँ, 15 अगस्त को होंगी आप, उस दिन हम दोनों पतंगबाजी करेंगे, तब मैं आपको देखता हूँ हरा ही दूंगा। कोई नहीं बेटा, तू ये भी आजमा ले। कुछ दिन बीतते हैं और 15 अगस्त आ जाता है, जहाँ सभी लोग छत पर सास बहू वर्सेस शेखर की पतंगबाजी मैच देखने वाले होते हैं। तो आंटी जी, आप तैयार है ना मुझसे पैच लड़ाने के लिए? खेल का रूल सुन लीजिए, जिसने सबसे ज्यादा पतंग काटी और जो अपनी पतंग को लास्ट तक बचाएगा वही जीतेगा। ठीक है बेटा, आज तो माँ जी अपना खिलाड़ी पतंगबाजी रूप दिखा दीजिए कि आपके सामने कोई नहीं टिक सकता। तभी सविता और शेखर की पतंग आसमान को धीरे धीरे छूने लगती है। दोनों में पतंग द्वंद्व छिड़ जाता है और एक एक करके दोनों बाकियों की पतंग काट रहे थे। अरे वाह माँ जी, आप तो सबसे बड़ी खिलाड़ी निकली। इतनी अच्छी तो मुझे भी पतंग उड़ानी नहीं आती। माँ जी, पीली वाली पतंग आ रही है, उन्हें भी काट दीजिए जल्दी से। चरखी से ढील दे बहू, और ले 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 ले, इसकी भी काट दी पतंग। और बता बहू, किसकी पतंग काटूं? अब माँ जी, आप इस शेखर की पतंग को काटिए। ये उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। मैं हार नहीं मान सकता, मुझे इनकी पतंग काटनी होगी। बचा सकता है तो बचा ले अपनी पतंग, लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। सविता और शेखर की पतंगों के पेंच लड़ने लगते हैं। इतने में वो शेखर की पतंग को भी काट देती है और सविता जीत जाती है, जिसके बाद सभी लोग उसके लिए ताली बजाते हैं। ये मैं जीत गई। बेटा, ओल्ड हुई तो क्या हुआ, बट ओल्ड इज गोल्ड, सुना तो होगा तुमने। अरे आंटी, इतनी उम्र में भी आप में पतंग का ये जोश देखकर तो मजा ही आ गया। शुक्रिया बेटा। अरे वाह माँ जी, आपने तो हमें जिता दिया। देखिए ना, सब आपकी कितनी वाहवाही कर रहे हैं। चलो, आप जीत गई, खुशी मनाई। स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बेटा। इस तरह सब अपनी छत पर तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। प्रेग्नेंट बहू बस ड्राइवर। चंदा एक सर्वगुणी लड़की थी जो कि एक गरीब परिवार से थी। उसकी माँ बीमार रहती थी और पिता बस ड्राइवर थे। ऐसे ही एक दिन वो अपने पिता से कहती है, बाबा, मुझे भी बस चलाना सिखा दो ना अपनी तरह। पर बेटा, तू क्या करेगी? प्लीज बाबा, सिखा दो ना। इस तरह चंदा अपने बाबा से जिद करके ड्राइविंग सीखने की मांग करती है। तो अगले दिन उसके पिता उसे अपने बस में बिठाते हैं और उसे बताते हैं कि किस तरीके से बस चलाया जाता है, और फिर चंदा भी धीरे धीरे बस चलाना सीख जाती है। वक्त बीतता है, चंदा के पिता उसकी शादी राजू नाम के लड़के से करा देते हैं, जिसके बाद वो अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी को संभाल लेती है। दोपहर के 2 बजते हैं और चंदा अपनी सास माया को खाना देती है। माँ जी, खाना लगा दिया है, आ जाइए। अरे मैं आऊंगी, राजू को तो बुला ले। जी माँ जी, बुलाती हूँ।
चंदा आवाज देकर अपने पति को बुलाती है। तभी राजू गुस्से से कहता है, मेरे को खाना वाना नहीं खाना, मेरे को दारू पीनी है, पैसा निकाल के दे। आप कितनी शराब पिएंगे? पहले से ही नशे में है। आपको और पैसे नहीं दे सकते भाई। माँ जी आपको खाने के लिए बुला रही है, आप आ जाइए। मैंने बोला ना मुझे शराब पीनी है बस। चंदा के फिर से मना करने पर राजू उसे मारता है। चंदा रोने लगती है। आंसू पोंछकर अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी वो तो नहीं आएंगे, मैंने बहुत बोला, मना कर दिया उन्होंने। अरे कोई बात नहीं, तू खा ले और तेरे पापा जी भी आते ही होंगे। दोनों बैठकर खाना खाते ही हैं कि महेंद्र आ जाता है। फिर सब बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाकर महेंद्र कहता है, ठीक है अब मैं चलता हूँ, पैसेंजर वेट कर रहे होंगे, मेरा लेट हो गया, जल्दी से बस लेकर पहुँचता हूँ। चंदा के पिता की तरह उसके ससुर भी बस ड्राइवर होते हैं। महेंद्र माया को बाय करके चला जाता है। वक्त बीतता है। माया के घर का खर्चा उसका पति चला रहा था। बेटे राजू ने गलत संगत में आकर शराब पीना शुरू कर दिया था। नौकरी ना करके उसने घर का खर्च उठाने में कोई योगदान नहीं दिया, ना ही उसने चंदा की जरूरतों पर ध्यान दिया। इस वजह से चंदा अपनी निजी जरूरतों की मांग भी नहीं कर पाती थी। धीरे धीरे राजू को शराब की और लत लग जाती है, जिससे उसका बार बार पीने का मन करता है। घर से पैसे ना मिलने पर कभी वो घर से चोरी करता तो कभी बाहर से कर्जा मांगकर शराब पीता, लेकिन पीता जरूर था। राजू अपनी पीने की वजह से चंदा को अक्सर मारा पीटा करता था। ऐसे ही एक दिन छत पर सास धूप में बैठी थी और बहू कपड़े सुखा रही थी। तभी बहू को चक्कर आ जाते हैं। अरे बहू, बहू तुझे क्या हो गया है एकदम से? इतना बोलकर माया उसके मुंह पर पानी की कुछ बूंदें डालती है। चंदा होश में आती है। तभी माया बोलती है, बहू तू ठीक तो है? अरे अचानक से क्या हो गया? माँ जी पता नहीं, सुबह से चक्कर आ रहे हैं और घबराहट भी हो रही है। क्या सच? तुझे खट्टा खाने का भी मन कर रहा है क्या? हाँ माँ जी, कर तो रहा है। अरे तूने तो मुझे खुशियाँ दे दी, अब तो मैं दादी और तू माँ बन जाएगी। सच माँ जी? इसका मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ? हाँ बहू। चंदा की बात सुनकर माया बहुत खुश हो जाती है और वो चंदा को हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ डॉक्टर इस खुशखबरी को कंफर्म कर देती है। कुछ देर बाद माया घर में सबको बता देती है। सब खुशी से नाचने लगते हैं। महेंद्र के सर पर अब उसके पोते पोती की भी जिम्मेदारी आ गई थी। ये बात सोचकर महेंद्र अपने बेटे को कहता है, तू कब तक ऐसे रहेगा? अब तो तेरी औलाद भी आने वाली है, कम से कम उसके लिए तो 2 पैसे कमा ले। कब तक शराब पीता रहेगा? जिम्मेदार बाप बन। कभी आप खुद जिम्मेदार बाप बने हैं? मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस अपनी महबूबा शराब से मतलब है, जिसके लिए मैं जीता हूँ। ये सुनकर महेंद्र को बहुत गुस्सा आता है। एक जोर का थप्पड़ राजू को लगाता है और कहता है, बदतमीज नालायक, तेरे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया और तू मुझे अच्छे बाप की शिक्षा दे रहा है। और तो खो रहा है कि एक कपूत को पैदा कर दिया। महेंद्र को अपनी बेटी की बात का बहुत गहरा सदमा लगता है। ये बात उसके दिल पर इतनी प्रभाव करती है कि उसकी हार्ट अटैक से उसी क्षण मृत्यु हो जाती है। बेचारी माया पति की मृत्यु से गुमसुम सी हो जाती है। तभी चंदा उसके पास आती है और कहती है, माँ जी थोड़ा सा खाना खा लीजिए। बहू मेरा मन नहीं है बहू। माँ जी आप नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी, फिर आपका पोता या पोती भूखे रहेंगे ना, और पापा जी को भी तो अच्छा नहीं लगेगा। तू कहती है तो खा लेती हूँ। ये बोलकर माया खाना खा लेती है और अपनी बहू को भी अपने हाथ से खिला देती है। 3 हफ्ते बीत जाते हैं। घर के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। घर का खर्चा चलाने के लिए कुछ नहीं होता। तभी चंदा कहती है, माँ जी घर में रखे बचे कुचे पैसे भी खत्म हो गए और राशन भी आज का ही है। अब हम पर कल के खाने के लिए कुछ भी नहीं है और राजू जी तो किसी चीज़ में मदद करेंगे नहीं। तो मैंने सोचा है कि माँ जी पापा जी की बस चलाकर हम अपना पेट पाल सकते हैं।
अरे नहीं बहू, बच्चे को कुछ हुआ तो? माँ जी, बच्चे की भी जरूरतें पूरी करनी है ना, तो हाँ कर दीजिए माँ जी। चंदा की बात सुनकर माया उसे बस चलाने की इजाजत दे देती है और खुद कंडक्टर बनती है। अगले दिन से दोनों बस डिपो पर पहुंच जाते हैं, जहां माया बोलती है, रामपुर रामपुर जल्दी से आ जाओ, ये बस रामपुर के लिए निकलने वाली है। रामपुर रामपुर। माया के इतना बोलते ही सवारी बस में चढ़ जाती है और चंदा बस चलाना शुरू कर देती है। चंदा आराम से बस चलाती है और माया सबको टिकट देकर पैसे इकट्ठे करती है। शाम को दोनों घर आती हैं तो पहले दिन उनकी कमाई बहुत अच्छी होती है और माया कहती है, अरे चंदा बहू देख, आज कितने सारे पैसे इकट्ठे हो गए। हाँ माँ जी, लेकिन हमें ये पैसे उनसे छुपा कर रखने होंगे। हाँ बहू, सही कह रही हो। इस तरह चंदा और माया बस चला चला कर अपने भविष्य के लिए पूंजी जोड़ने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन बस चलाकर आते वक्त राजू देख लेता है और बोलता है, ला पैसे दे मुझे, शराब खत्म हो गई मेरी। नहीं, मैं आपको नहीं दूंगी। कभी कभार राजू उनके पैसे छीनने आया करता था, लेकिन चंदा उसे नहीं देती थी। वक्त बीतता है, चंदा को बस चलाते हुए 6 महीने बीत जाते हैं। वहीं दूसरी ओर राजू शराब का बहुत कर्जा कर लेता है, तो गांव वाले उसे बहुत मारते हैं और उनसे अपना पैसा मांगते हुए कहते हैं, अगर आज तूने सारा पैसा नहीं लौटाया तो तू फिर इसी तरह पिटेगा, समझा? आखिरी बार समझा रहे हैं, शाम को फिर आऊंगा। ये कहकर गांव के आदमी चले जाते हैं। घबराते हुए राजू अपनी माँ और बीवी के पास जाता है और कहता है, माँ मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। क्या हुआ तुझे? तेरी ये हालत किसने की है? माया के पूछते ही राजू सारी बातें उसे बता देता है। तभी माया बोलती है, बता बहू, क्या करे? माँ जी, सोचना क्या है, हमारे जमा किए हुए 50,000 इनके कर्जे में चुका दीजिए। पर बहू, ये तेरी डिलीवरी और बच्चे के लिए है। कोई बात नहीं माँ जी, हम और मेहनत कर लेंगे। चंदा मुझे माफ कर दो, तुम्हारे साथ मैंने बहुत बुरा किया, लेकिन अब मैं अपनी गलतियों को सुधार लूंगा। तुम्हारा और बच्चे का ख्याल रखूंगा और बस चलाकर मेहनत भी करूंगा। चंदा प्लीज मुझे माफ कर दो। सच? हाँ चंदा। राजू चंदा को गले लगा लेता है, अपने हाथ से उसे फल खिलाता है। शाम को गांव के आदमी उससे उधार लेकर चले जाते हैं। हर रोज की तरह अगले दिन भी चंदा बस चलाने के लिए उसमें बैठी रही थी कि राजू आकर बोलता है, चंदा नहीं, अब से बस चलाने की जिम्मेदारी मेरी है और तुम्हारा ख्याल रखने की भी। घर चलो। चंदा को राजू की बात माननी पड़ती है। फिर राजू बस चलाने लग जाता है। ऐसे ही 2 महीने बाद चंदा एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। इस तरह सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक भाभी की 3 घमंडी ननद। अरे भाभी भाभी, ओ भाभी, कहाँ हो? जल्दी से आओ। अरे देखो ये मुझसे क्या हो गया है। अपनी ननद टीना की आवाज सुनते ही शिवांगी गैस को कम करती है और टीना के पास पहुंच जाती है। टीना के पास पहुंचने के बाद टीना उसे प्रेम से जला हुआ कपड़ा दिखाती है और उससे कहती है, अरे भाभी देखो ना, मुझसे भैया की शर्ट जल गई, अब मैं क्या करूं? अरे कोई बात नहीं है टीना, मैं दूसरी शर्ट को इस्त्री कर देती हूँ। जाओ तुम अपने कॉलेज के लिए तैयार हो जाओ। शिवांगी ध्रुव की शर्ट प्रेस करने लगती है। कुछ देर बाद करुणा जोर जोर से आवाज लगाने लगती है, भाभी, ओ भाभी, कहाँ हो आप? शिवांगी जल्दी से ध्रुव की शर्ट पर प्रेस करने के बाद करुणा के पास आती है। अरे भाभी, मुझे मेरी रेड वाली ड्रेस मिल नहीं रही है, जरा मुझे ढूंढ कर दे दो, आज मुझे पार्टी में जाना है। इतना कहकर शिवांगी जल्दी से करुणा की अलमारी खोलती है और उसे ड्रेस निकाल कर दे देती है। तभी उसे उसकी तीसरी ननद जानवी की आवाज आती है, भाभी, अरे भाभी जल्दी से आओ। अरे भाभी देखो ना, मैं ये टॉप पहनने वाली थी लेकिन अचानक से इसका बटन टूट गया, जरा मेरे टॉप का बटन लगा दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। शिवांगी तुरंत जानवी के टॉप का बटन लगा देती है, जिसके बाद वो रसोई में खाना बनाने के लिए पहुंच जाती है। कुछ ही देर में सभी लोग खाने की टेबल पर नजर आते हैं। तभी शिवांगी अपनी तीनों ननद और अपने पति ध्रुव के आगे नाश्ता लगाते हुए कहती है, जानवी, ये लो तुम्हारी नूडल्स,
करुणा, ये रही तुम्हारी मॉर्निंग डाइट। और टीना, ये लो तुम्हारी स्वीट पोटैटो विद जूस। और ये आपके लिए ध्रुव जी। सब लोग अपना नाश्ता एंजॉय करो। सभी अपने आगे अपनी मनपसंद का नाश्ता देखकर बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद वो सभी शिवांगी की तारीफ करने लगते हैं। अरे वाह भाभी, आप तो कमाल हो, आपने हम सब की पसंद का नाश्ता बनाया है। हाँ हाँ, और साथ ही खाना खाने में स्वाद भी है। भैया, आपने शिवांगी भाभी को इस घर में लाकर हमारी माँ की कमी को पूरा कर दिया। सभी अपना अपना नाश्ता करके घर से निकल जाते हैं, जिसके बाद शिवांगी घर के बाकी के कामों में लग जाती है। देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती है और रात होते ही शिवांगी डिनर बना लेती है और सभी के आने का इंतजार करती है। अरे आज तो काफी देर हो गई, अभी तक कोई भी नहीं आया। एक बार ध्रुव जी को कॉल कर लेती हूँ। जैसे ही शिवांगी ध्रुव को कॉल करने वाली होती है, अचानक से दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आती है। लगता है सब लोग वापस आ गए हैं। जैसे ही शिवांगी दरवाजा खोलती है, उसके तीनों नंद और पति के साथ एक औरत होती है। शिवांगी कुछ कहती इससे पहले ध्रुव शिवांगी को बताता है, शिवांगी, ये हमारी बुआ कल्याणी देवी हैं, इनसे मिलो। ये सुनने के बाद शिवांगी तुरंत ध्रुव की बुआ के पैर छूती है और उन्हें अंदर बुला लेती है, जिसके बाद सभी लोग डिनर टेबल पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी कल्याणी कहती है, अरे वाह बहू, तुमने तो बहुत कुछ बना रखा है और दिखने में स्वादिष्ट भी लग रहा है। अरे बुआ जी, खाना तो टेस्टी होगा ही, क्योंकि हमारी भाभी शिवांगी ने जो बनाया है। हाँ हाँ, भाभी खाना पूरे दिल से बनाती हैं और उनके हाथों की जितनी तारीफ करूं उतना कम। खाने के साथ साथ घर के बाकी कामों में भी हमारी भाभी एकदम परफेक्ट है। शिवांगी की इतनी सारी तारीफ सुनकर कल्याणी थोड़ा अजीब सा मुंह बना लेती है, जिसके बाद वो चुपचाप खाना खाने लगती है। खाना खाने के बाद सभी अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं और शिवांगी भी आराम करने के लिए चली जाती है। देखते ही देखते कल्याणी को उनके साथ रहते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद वो एक एक करके शिवांगी की नंद को भड़काना शुरू कर देते हैं। अरे बेटा, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, तैयार हो रही हूँ ऑफिस जाने के लिए। ओहो, अच्छा कोई नहीं बेटी, तैयार हो जाओ, फिर एक दिन तुम ऐसे ही तैयार होकर इस घर से विदा भी हो जाओगी। ये आप क्या कह रही हो बुआ जी? सही तो कह रही हूँ, तेरी भाभी तो तुझे शादी करके इस घर से निकालने की कोशिश कर रही है और तुझे इस बात का पता भी नहीं है। खैर, मैंने तुझे बता दिया, बाकी तेरी मर्जी। ऐसा कहकर कल्याणी वहां से चली जाती है, जिसके बाद टीना काफी देर तक बैठी हुई सोचती रहती है। वहीं कल्याणी करुणा और जानवी के पास जाती है, उन्हें भी इसी तरह जाकर भड़का देती है, जिसके बाद वो तीनों बहनें शिवांगी को बहुत ही अजीब नजरों से देखने लगती हैं और अपने मन ही मन सोचती हैं, देखो तो सही, इस भोली सी सूरत के पीछे कितना भयानक चेहरा है। खुद को आए हुए इस घर के अंदर 1 महीना भी नहीं हुआ और हमें निकालने की सोच रही है। अगर किसी ने मुझे इस घर से निकालने की कोशिश भी की तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। वे तीनों अपने मन ही मन विचार करने लगती हैं और तीनों खाने की टेबल पर बिना कुछ खाए उठ जाती हैं और निकल जाती हैं। उनका ये बर्ताव शिवांगी को समझ नहीं आता, जिसके बाद वो अपने पति ध्रुव से कहती है, अरे ध्रुव जी, आज इन तीनों को क्या हो गया? बिना नाश्ता किए ही उठ गई। लगता है तीनों को आज बाहर ही कुछ खाना होगा। खैर छोड़ो, तुम उन तीनों की चिंता मत करो। ऐसा कहकर ध्रुव जॉब के लिए निकल जाता है। धीरे धीरे कल्याणी उन तीनों बहनों को भड़काने लगती है, जिसकी वजह से वो तीनों बहन शिवांगी को हर काम के बीच में खरी खोटी सुनाने लगती हैं। अरे भाभी, कितनी बार कहा है मेरे कपड़ों को हाथ मत लगाया करो, तुम्हारे हाथ लगाते ही मेरे कपड़े गायब हो जाते हैं। इस घर में कोई चीज मिल ही नहीं सकती। कल ही मैंने नया हेडफोन खरीदा था, अब वो मुझे कहीं नहीं मिल रहा। अरे ये क्या, मेरे पास तो काफी अच्छे अच्छे इयररिंग्स थे, लेकिन यहाँ पर तो एक भी नहीं है। तभी वो तीनों अपने अपने कमरों में से निकलती हैं और शिवांगी के पास पहुंच जाती हैं, जिसके बाद वो तीनों बहनें उससे कहती हैं, भाभी, मेरे कपड़े नहीं मिल रहे, बताओ कहाँ है? कल मैंने नया हेडफोन मंगाया था और आज वो भी गायब है। आखिर मेरा हेडफोन कहाँ गायब कर दिया तुमने? मेरे पास इतने सारे इयररिंग थे, अब मेरे कमरे में एक भी नहीं है। बताओ मेरे इयररिंग्स कहाँ हैं? आप तीनों अपने कमरे में ढूंढो, कमरे में ही होगा। भला मैं आप तीनों की चीजों का लेकर क्या करूंगी? तभी वहाँ पर कल्याणी आ जाती है और शिवांगी से कहने लगती है, अरे बहू, कोई चीज अच्छी लगती है तो उसे मांग लेना चाहिए, चोरी करना अच्छी बात थोड़ी ना होती है। कल्याणी की बात सुनकर शिवांगी की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो सबसे कहती है, आप सब लोग मुझे गलत समझ रहे हो, मैंने कोई चोरी नहीं की। भला मैं ये सब चुरा कर क्या करूंगी?
वही जो औरतें करती हैं। तभी वहां पर ध्रुव आता है और सबसे कहता है, ये सब इस घर में क्या चल रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर तुम लोग क्या बात कर रहे हो? ध्रुव के आते ही सब लोग चुप हो जाते हैं और वो तीनों बहनें बहुत ही घमंड के साथ अपना बैग उठाती हैं और वहां से अपने अपने काम के लिए निकल जाती हैं। वहीं कल्याणी भी अपने कमरे में चली जाती है। शिवांगी को रोता हुआ देख ध्रुव उससे पूछता है, ये सब क्या चल रहा है शिवांगी? क्या तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी? शिवांगी ध्रुव को सब कुछ बता देती है, जिसे सुनने के बाद ध्रुव शिवांगी से कहता है, इस घर में रोज नया कुछ न कुछ होता जा रहा है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। धीरे धीरे 1-2 दिन बीतने लगते हैं और वो तीनों बहनें शिवांगी से टेढ़ा मुंह बनाकर रखती हैं। ये सब देखकर कल्याणी बहुत खुश होती है। तभी अचानक से एक दिन ध्रुव सबको बुलाकर कहता है, मेरी प्यारी बहनों और बुआ जी, मैं आप सबको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। कुछ दिनों के लिए मैं शिवांगी को मनाली घुमाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। आज से घर की सारी जिम्मेदारियां आप चारों की। इतना कहकर ध्रुव सामान उठाता है और शिवांगी को लेकर मनाली निकल जाता है। शिवांगी के जाने के बाद तीनों बहनें मिलकर अपने सारे काम कल्याणी से करवाने लगती हैं। कल्याणी इतना सारा काम करके बहुत बुरी तरह थक जाती है, जिसके बाद कल्याणी कुछ ही दिनों में अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। जैसे ही ध्रुव और शिवांगी घर वापस लौटते हैं, वो तीनों बहनें शिवांगी को देखकर उसे गले से लगा लेती हैं और उससे कहती हैं, अरे वाह, आप आ गए। आपका इंतजार था हमारी प्यारी भाभी जी। अरे भाभी, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई थी, लेकिन सही समय पर भैया ने हमें हमारी गलती का एहसास कराया और बुआ की चालाकी के बारे में बताया। अरे तुम तीनों ऐसा क्यों कहती हो? कोई बात नहीं, जो हुआ उसे भूल जाओ, सब कुछ ठीक है। ध्रुव जाने से पहले अपनी तीनों बहनों को कल्याणी की हकीकत उनके सामने लाकर उन्हें दिखा देता है, जिसके बाद वो जानवी को लेकर मनाली निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो तीनों बहनें मिलकर कल्याणी को परेशान करके उसे घर से भगा देती हैं। सोने के बाल वाली बहू। अरे उस रूपा के बाल तो दिन बर दिन और भी ज्यादा लंबे और घने होते जा रहे हैं। उसके खूबसूरत बालों से पूरे गांव के लड़के उसके बाल के जाल में उलझते ही जा रहे हैं। अरे जब उसके काले घने बालों की चोटी उसकी कमर पर बल खाती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई काली नागिन लहरा रही हो। उसके बालों की तारीफ करके हम सहेलियां अपना जिया क्यों जला रही हैं? जाने हमारी गाय की पूंछ जैसे बाल कब उसके जैसे होंगे। ढोलकपुर गांव में रहने वाली रूपा के बाल गांव की सभी लड़कियों की तुलना में बेहद ही लंबे, घने और काले थे। पूरे गांव के लड़के उससे ब्याह रचाने के सपने देखा करते थे। रूपा अपने पिता महेंद्र के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहा करती थी। उसके पिता एक साधारण लकड़हारा थे, जो मेहनत मजदूरी से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। पिताजी बैठ जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। मैं तेरे लिए एक जिम्मेदार पिता न बन सका। तुझे इस रूखी सूखी रोटी के सिवा और कुछ भी नहीं दे पाया हूँ। पिताजी हम थोड़े में भी खुश हैं। मैं पानी भरने जा रही हूँ। रूपा घड़ा उठाकर कुछ दूरी पर बसे झरने के पानी में अपने केश धोने लगती है। तभी केशव नाम के एक शख्स की नजर उसके बालों पर पड़ती है और वो सुध बुध खोकर उसे देखते हुए कहता है, तीखे नयन, मोरनी जैसी चाल और लंबे काले बाल। अचानक रूपा पीछे मुड़कर कहती है, कौन है वहाँ? सामने आओ। केशव उसके सामने आकर कहता है, आपको यूं छुपकर देखने की गुस्ताखी के लिए आप जो चाहे सजा दे सकती हैं। केशव का ऐसा अंदाज देखकर रूपा उसके रूप में ही खो जाती है और अपने गीले बालों को झटके से पीछे करती है। उसके लंबे बाल केशव की घड़ी में अटक जाते हैं और केशव कहता है, अजी क्यों इन सुंदर बालों को तोड़ना चाहती हो? रूपा एक हल्की सी मुस्कान देकर नजर नीचे किए हुए चल देती है और दोनों रात भर चांद को निहारते हुए एक दूसरे की याद करते हैं। और अब हर रोज केशव झरने के पास आकर रूपा का इंतजार करता और ये सिलसिला प्यार का मोड़ ले लेता है। और केशव कहता है, रूपा अब अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे हसीन जुल्फों में अपनी शाम और हर एक लम्हा बिताना चाहता हूँ। तो फिर ले चलो मुझे अपनी दुल्हन बनाकर हमेशा के लिए। मैं कल ही माँ के साथ हमारे रिश्ते की बात करने तुम्हारे घर आऊंगा। केशव घर जाकर अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है, मैं उससे शादी भी करना चाहता हूँ। बेटा इसमें इतना हिचकिचाने की क्या बात है? तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। अगली सुबह दोनों उसके घर आते हैं, जहाँ कौशल्या चारों तरफ देखकर कहती है, ये शादी नहीं हो सकती बेटा। पर आखिर क्यों माँ? तू मेरा इकलौता बेटा है और तेरी शादी को लेकर मैंने बहुत से सपने सजाए हैं।
जिन्हें ये गरीब भिखारी पूरा नहीं कर सकते, और जो खुद ही झोपड़ी में सड़ रहे हैं वो हमें क्या देंगे। हाँ, ये बात अलग है कि इस लड़की में कोई खोट नहीं। तो मेरा भी फैसला सुन लीजिए माँ, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ रूपा से। अरे बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तेरी, जो इस 2 कौड़ी की लड़की के लिए तू अपनी माँ से लड़ने पर उतारू हो गया है। ऐसा भी क्या जादू कर दिया है इस लंबे बालों वाली डायन ने तुझ पर। अगली सुबह केशव गांव के मंदिर में जाकर रूपा से शादी करके कहता है, दुनिया की रीति रिवाजों से परे आज मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। जैसे ही दोनों घर आते हैं तो कौशल्या कहती है, नास पिटे तेरा डायन, मेरे बेटे को अपनी जाल में फंसा ही लिया। माँ, अब रूपा मेरी पत्नी और आपकी बहू है, इसके खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा। आप हमें अपना आशीर्वाद नहीं देना चाहती तो हम इसी वक्त चले जाएंगे। बेटा, तुझे यहाँ से कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं। आओ बहू रानी, स्वागत है। दरअसल ये कौशल्या का 2 तरफा चेहरा था। केशव की गैर मौजूदगी में कौशल्या अपने बहू पर अत्याचार करने का एक मौका नहीं गंवाती थी। क्यों रे करमजली, बड़ा शौक है ना लंबे बाल रखने का। घर के हर एक कोने में तेरे ही बाल पड़े हुए हैं और खाने में भी तेरे ही बाल तैर रहे हैं। सासू माँ, आपके डर से मैंने पिछले 2 दिन से अपने बालों में कंघी तक नहीं लगाई, फिर मेरे बाल कैसे गिर सकते हैं? तू मुझे झूठा साबित करना चाहती है? रुक, अभी तेरी अकल ठिकाने लगाती हूँ। कौशल्या बेरहमी से उसके बाल पकड़कर उसका सिर दीवार में पटकने लगती है और वो कहती है, सासू माँ, छोड़ दीजिए मेरे बालों को, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। समय तेजी से गुजरता है, जिसके साथ कौशल्या की ज्यादतियां भी बढ़ती जाती हैं। एक रोज वो कहती है, बड़ा इतराती है ना अपने लंबे घने काले बालों पर। अब जैसे ये केमिकल वाले शैम्पू को अपने बालों पर मलेगी, रौनक ही बदल जाएगी। उस शैम्पू के चलते प्रतिदिन के साथ रूपा के बाल तेजी से झड़ने लगते हैं और वो पूरी तरह से गंजी हो जाती है और रोते हुए कहती है, नहीं नहीं, हाय रे, मेरे बाल झड़ गए। कमरे में आकर कौशल्या हंसती हुई कहती है, अरे ये क्या बहू रानी, तू तो सजनी से गजनी हो गई। वैसे ये चमचमाता हुआ टकला तेरे सर पर बड़ा जच रहा है। रूपा की गंजे होने की बात पूरे गांव में फैल जाती है। रुचि, तुझे पता चला? रूपा की सारी बाल उड़ गई, वो तो अब गंजी हो गई है। अरे इक्का दुक्का केश भी नहीं बचे उसके सर पर। अच्छा हुआ जो उसकी सर की हरियाली छिन गई। अपने लंबे केश पर इतराकर हमें कितना जलाती थी। रूपा को अपने बालों को खो देने के गम से रोता हुआ देख केशव कहता है, रूपा अब चुप भी हो जाओ, मैं तुम्हारी सूरत से ज्यादा तुम्हारी सीरत से प्यार करता हूँ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे बाल हैं या नहीं। एक लड़की के लिए उसके बाल सबसे खास होते हैं, क्योंकि वही उसे सुंदर बनाते हैं। वो रात के अंधेरे में बिलक बिलक कर रोती हुई कहती है, काश माँ आज तुम मेरे पास होती। अचानक एक तेज रोशनी के साथ उसकी माँ प्रकट होकर कहती है, रूपा मेरी बच्ची, निराश ना हो। माँ आप यहाँ? तेरे बहते आंसुओं के कारण मुझे स्वर्ग से यहाँ लौटना पड़ा। गंगा की आत्मा अपनी शक्तियों से रूपा के गंजेपन को सोने के बालों में बदलकर कहती है, बिटिया ये सोने के बाल तेरी सारी परेशानियां खत्म कर देंगे। प्रतिदिन के साथ तेरे ये सोने के बाल तुझे एक सोने का सिक्का दिया करेंगे, जिसे तेरी क्रूर लालची सास तुझे सताना बंद कर देगी। रूपा आईने में अपने सोने के चमचमाते बाल देखकर बहुत खुश होती है। तभी उसके बालों की अंतिम छोर से एक सोने का चमचमाता सिक्का गिरता है, जिसे उठाकर वो अगली सुबह अपनी सास को देकर कहती है, सासू माँ ने मुझे ये सिक्का आपको देने को कहा था। बहू के सोने के बाल देखकर कौशल्या की आंखें चकाचौंध रह जाती हैं और वो कहती है, अरे गंजी, रातों रात तेरे टकले माथे पर सोने की खेती कैसे उभर आई? कल रात माँ मेरे पास आई थी, उन्हीं के जादू से मुझे ये सुनहरे सोने के बाल मिले हैं। लालची कौशल्या अकेले में खुद से कहती है, मैं तो खामखा इसके लंबे बालों से जल बुन रही थी। ये तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी निकली। अब ये हर दिन मुझे सोने के 1 सिक्के दिया करेगी। मेरी तो लॉटरी लग गई। बस इसे मेरी सच्चाई पता नहीं लगनी चाहिए कि मैंने ही उसको गंजा किया था। कौशल्या की ये बात केशव सुनकर कहता है, मुझे तो पहले ही शक था
कि आपने ही रूपा के बाल से जलकर उसे गंजा किया था। क्या रूपा की जगह आपकी अपनी बेटी होती तो भी आप ऐसा ही करती? कौशल्या अपने बहू के कदमों में गिरकर कहती है, अपनी सास को माफ कर दे बहू। गंजेपन का कारण मेरी जलन था। जलन में आकर मैंने तुझे कितना परेशान किया। मैं माफी के लायक नहीं हूँ। मैं इस सच से वाकिफ हूँ, पर आपका सच्चा पश्चाताप उन सैकड़ों गलतियों पर भी भारी है। चलिए सभी गिले शिकवे भूलकर आज से एक नई शुरुआत करते हैं। आज मुझको एहसास हो गया कि धन से बड़ी दौलत परिवार और प्यार है। तेरे सोने के लंबे बालों से मिलने वाले सिक्कों से अब हम जरूरतमंद लोगों की मदद किया करेंगे।